ऑलराइट गाइस, तो अगर तुम लोग एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो देख रहे हो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए ये वीडियो देख रहे हो, तो दिस वन शॉट वीडियो इज फॉर यू। इसमें एक एक करके हम लोग सारे यूनिट्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वील बी गोइंग थ्रू ऑल द यूनिट्स ऑफ मेथड दैट वी हैव ओवर हियर, मैनेजरियल, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। फुल फॉर्म हमें एक बार के लिए पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने काफी सारे अच्छे यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स बना रखे हैं। वील बी गोइंग थ्रू ऑल ऑफ देम। आफ्टर दैट विल बी ऑल्सो प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ पीवाईक्यूज, जो पास्ट 2-3 ईयर्स के पीवाईक्यूज थे। एंड ईच एंड एवरीथिंग जो भी फ्लैश कार्ड्स में डिस्कस करेंगे, जो भी शॉर्ट नोट्स में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस। एंड उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने वाले हैं। इफ यू आर फ्रॉम एनी डिफरेंट यूनिवर्सिटी एज वेल, जस्ट मेक श्योर ये वाला सिलेबस हम लोग फॉलो करने वाले हैं। सो इफ दिस मैचेस 80 to 90% भी मैच करते हैं, देन गुड टू गो, तुम लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हो। ओके, मेक श्योर टू प्रोवाइड अस योर सजेशंस एज वेल फॉर इंप्रूवमेंट। Let's start with the very first topic of our very first unit, that is meaning, nature and scope of economics. Okay, what is the meaning या फिर nature क्या होती है, economics की scope क्या होती है and all that. तो economics जो होती है ना हमारी basically, that is एक short form में अगर तुम याद रखो, that is choice plus scarcity plus decision making. ठीक है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखें, उससे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में किस चीज की स्टडी बताती है हमें। ये बताती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज अगर हमारे पास है ना, तो हम लोग उससे अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें। क्या दुनिया में ना लिमिटेड रिसोर्सेस हम लोगों के पास है, हम लोगों के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइक फूड है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड एवरीथिंग। बट जो यूजर्स की डिमांड है, जो लोगों की डिमांड है, वो काफी ज्यादा यहाँ पे अनलिमिटेड है यहाँ पे। ओके, सो उसको कैसे हम लोग सेटिस्फाई करें, ये सारी स्टडी होती है इकोनॉमिक्स की। ओके, सो जब भी तुम लोग इकोनॉमिस्ट की बात कर रहे होगे, जब भी तुम लोग देखोगे इकोनॉमिस्ट की स्टडी हो रही है, इकोनॉमिस्ट स्टडी करके कुछ रिसर्च करके कुछ चीजों को पुट ऑन कर रहे हैं ऑल दैट, या कुछ रूल्स निकाल रहे हैं ऑल दैट, तो वो इसी चीज को लाइक ऑब्जर्वेशन में लेके इन चीजों को अप्लाई करते हैं, या इन रूल्स को अप्लाई करते हैं, या लॉन्च करते हैं ऑल दैट। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज इकोनॉमिक्स, सबसे पहले हम लोग फ्लैश कार्ड्स भी डिस्कस करेंगे, अलॉन्ग विद दैट शॉर्ट नोट्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, सो दैट ओवरऑल एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस हम लोगों को हो जाए। उसके बाद we'll be seeing the previous year papers as well. Okay, so what is economics, what exactly is economics, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है। Economics is the social science that studies how individuals, businesses, and governments and societies can make choices about allocating scarce resources to satisfy unlimited wants। मतलब जो बिजनेसेस होते हैं, जो गवर्नमेंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट, वो जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसको किस हिसाब से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे कि वो जितनी भी वांट्स है पब्लिक की, जितनी भी वांट्स है ऑडियंसेस की, वो सारी की सारी हमारी फुलफिल हो सके। दैट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, या वही चीज हमें इकोनॉमिक्स में बताई जाती है। ओके, की डेफिनेशंस जो होती है डिफरेंट डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट है उनके अकॉर्डिंग, दैट इज स्टडी ऑफ वेल्थ क्रिएशन बाय एडम स्मिथ। अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। दैट मीन्स अगर तुम्हें ये क्वेश्चन अगर व्हाट इज इकोनॉमिक्स का लेट से पार्ट बी में आ रहा है, या लेट से पार्ट सी में आ रहा है, तो एट दैट टाइम यू कैन मेंशन दीज की डेफिनेशंस एज वेल। नहीं तो इफ यू आर मेंशनिंग दिस डेफिनेशन फॉर पार्ट ए, दैट इज गुड टू गो। बट इफ यू हैव टाइम, मेक श्योर टू मेंशन एनी ऑफ दिस इकोनॉमिस्ट नेम, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम डेफिनेशन और एक्सपैंड कर सकते हो। ओके, सो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग, लायनल रॉबिन्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन हमारे पास है। कोर फोकस क्या होता है हमेशा इकोनॉमिक्स का, दैट इज हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट अनलिमिटेड वॉन्ट्स। ओके, सो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें या यूज करें टू मीट ऑल द अनलिमिटेड वॉन्ट्स। ओके, you will get the link of all these flashcards as well as PYQ papers, short notes, each and everything in the description or in the comments. Make sure to check them and share with your friends as well. व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, ये तुम लोगों को पार्ट ए या पार्ट बी में ज्यादातर क्वेश्चन मिल सकता है। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस होता है, मतलब नेचर क्या होती है इकोनॉमिक्स की, साइंस के पर्सपेक्टिव से। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट एज वेल, एंड पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एज वेल। इकोनॉमिक्स को तुम थियरी प्लस प्रैक्टिकल भी कंबाइन करके यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। विल बी सीइंग ईच एंड एवरीथिंग एज वेल कि कैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर में हम लोगों को आंसर फ्रेम करने चाहिए। ओके, सो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस यूज साइंटिफिक मेथड्स, establishes cause effective relationships, मेक्स प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन थियरीज। इकोनॉमिक्स की में काफी सारी थियरीज होती है, जैसे हम लोग के पास फिजिक्स में आती है थियरीज, हम लोग के पास मैथ्स में आती है थियरीज एंड ऑल दैट। तो ऐसे ही सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी काफी थियरीज होती है। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे लॉ ऑफ डिमांड होता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता है हम लोगों का, कि जितनी ज्यादा लाइक डिमांड बढ़ेगी, उतना तुम ज्यादा सप्लाई करोगे तो तुम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो एंड ऑल दैट, या जितने तुम प्राइसेस हाई करते जाओगे उतनी डिमांड गिरती जाएगी एंड ऑल दैट। ये सारी कुछ थियरीज होती है जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, सो बेसिकली उन लाइक थियरीज के बेसिस पे अगर तुम प्रेडिक्शन वगैरह कर रहे हो, तो वो सारी पार्ट हम लोगों का इकोनॉमिक्स एज अ साइंस के अंदर आता है। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट,
applies theoretical knowledge to solve real world problems. That means अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तुम्हें कोई बिजनेस प्रॉब्लम दिख रही है एंड ऑल दैट, तो इकोनॉमिक्स के रूल तुम उसमें अगर अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, तो वहां पे इकोनॉमिक्स विल प्ले एज एन आर्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड हेल्प यू सॉल्व इट एज वेल. ओके, सो प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एज वेल. पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? पॉजिटिव बोलती है कि व्हाट इज बेसिकली द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स कैन बी टेस्टेड. एग्जांपल, इन्फ्लेशन इज 5%. जबकि नॉर्मेटिव बोलती है कि क्या होना चाहिए, क्या तुम करोगे तो दैट वुड बी बेटर, या क्या जजमेंट्स तुम्हें लेनी चाहिए, या फिर ओपिनियंस के बेसिस पे ये होती है. पॉजिटिव इज मोर लाइक कि तुम टेस्ट करके बता सकते हो, या फैक्ट बेस्ड कि ये चीज सच है, ये चीज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो तुम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. बट नॉर्मेटिव इज मोर ऑन द साइड ऑफ तुम अपने ओपिनियन बेस्ड चीजें कर रहे होते हो कि ठीक है, मेरे हिसाब से अगर यू नो लाइक मे बी सिल्वर का प्राइस इतना जाएगा तो फिर उसकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, तो दैट विल कम अंडर नॉर्मेटिव. बट अगर हम लोग थियरी के बेसिस पे देख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हो कि सिल्वर का प्राइस इस पॉइंट पे जाते तो इतनी डिमांड बढ़ती है, इतनी डिमांड घटती है एंड ऑल दैट, तो वो सारी चीजें हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आती है. ओके, व्हाट इज स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स? स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती है. वन यू आर हैविंग माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर वन यू आर हैविंग मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो वाली जितनी भी चीजें होती है ना, दैट इज स्मॉल, एंड मैक्रो वाली जितनी भी चीजें होती है वो तुम्हारी लार्ज स्केल पे होती है. ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इफ यू माइट हैव टेकन 11 12th में कॉमर्स एंड एवरीथिंग, तो वहां पे तुम लोगों के मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आते हैं. तो बेसिकली इसमें हम लोग अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, फर्म्स प्रोडक्शन डिसीजन स्टडी करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन को स्टडी करते हैं कि ओके, लेट से मुझे मैंने कोई ऐप बनाया, मैंने कोई वेबसाइट बनाई, अब मुझे उसमें कुछ कोर्सेज लॉन्च करने हैं या फिर उसकी प्राइसिंग रखनी है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग रखनी है एंड ऑल दैट. तो उसकी क्या प्राइसिंग रखनी चाहिए, कितने टीयर्स होने चाहिए, गोल्ड टीयर, प्रीमियम टीयर, डायमंड टीयर, समथिंग लाइक दैट, उसकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए एज पर द मार्केट, क्या कॉम्पिटिटर्स है एंड ऑल दैट, वो सारे प्राइसेस अगर तुम लोग डिटरमाइन करो, ऑल दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज इसमें तुम इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को स्टडी कर रहे होते हो एंड उसके बेसिस पे प्राइस को डिटरमाइन कर रहे होते हो. मार्केट स्ट्रक्चर्स, तुम मार्केट स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बना सकते हो. मैक्रो इकोनॉमिक्स ये नेशनल लेवल पे होती है. ठीक है, ओवरऑल इंडिया के लिए हो रही है, ओवरऑल यूएसए के लिए हो रही है, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आते हैं. ओके, सो नेशनल इनकम के बारे में या फिर एक नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अगर बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये सारी चीजें हम लोगों की मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है. इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में अगर बात हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात हो रही है, ऑल दैट कम्स अंडर योर मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, अप्लाइड इकोनॉमिक्स जो होती है हमारी, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स. सो हम लोगों का थोड़ा बहुत अकाउंटिंग से रिलेटेड भी चीज आने वाली है इसमें, एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी चीज आने वाली है. सो एज अ कंबाइंड हमें ओवरऑल कॉमर्स की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, जो हम लोगों को कंपनीज में काम आएगी या हमारे अकाउंट्स में काम आएगी. ओके, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में क्या क्या आते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आता है, पब्लिक फाइनेंस आता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आता है, एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आते हैं. ओके, माइक्रो का मतलब हो गया इंडिविजुअल, मैक्रो का मतलब हो गया एग्रीगेट, दैट मींस एट अ लार्ज स्केल या फिर एट एन एवरेज स्केल. सब लोगों की बात हो रही है, सब लोग इसमें कंसिडरेशन में आ रहे हैं. व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर यू नो लाइक रेगुलर इकोनॉमिक्स और जस्ट नॉर्मल इकोनॉमिक्स? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरीज एंड एनालिटिकल टूल्स टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग. मतलब तुम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को क्यों यूज करोगे? इकोनॉमिक्स की जितनी भी थियरीज है, इकोनॉमिक्स की जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, उसको तुम इस हिसाब से यूज करो कि जो तुम लोग अगर कोई बिजनेस डिसीजन लेना चाहते हो, या कई कंपनी में काम कर रहे हो, तुम अपने मैनेजर को हेल्प करना चाहते हो डिसीजन लेने में, या अपनी टीम के ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए कोई एक डिसीजन लेना चाहते हो कि ये रेवेन्यू हो सकता है हमारा, ये बिजनेस मॉडल हो सकता है एंड ऑल दैट. सो इकोनॉमिक्स की थियरीज को अगर तुम वहां पे अप्लाई करके इन चीजों को यूज कर रहे हो एंड ऑल दैट, तो वो सारी चीजें हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से अंदर क्लासिफाई होती है. ओके, की फीचर्स क्या होते हैं हमारे? माइक्रो इकोनॉमिक के नीचे होता है बेसिकली. ओके, जो हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक के नीचे होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, प्रिस्क्रिप्टिव होती है, एंड इंटीग्रेट्स विद अदर डिसिप्लिन एज वेल. तुम इसे डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में यूज कर सकते हो. ओके, एप्लीकेशन क्या होते हैं? डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग के लिए यूज हो सकते हैं. प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस की, ओके, इतने प्रोडक्शन में इतना चार्जेस लगेंगे तुम्हारे, इतना ओवरऑल कॉस्ट आएगा एंड ऑल दैट. प्राइसिंग, अब तुम्हारे इतना कॉस्ट लगे तो कितने में सेल करोगे, कितना प्रॉफिट बनेगा एंड ऑल दैट. वो सारी चीजों के लिए तुम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को यूज कर सकते हो. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स दो चीजों से बन के मिली है. फर्स्ट इज योर इकोनॉमिक्स, सेकंड इज योर बिजनेस डिसीजन मेकिंग. जहां पे भी मैनेजमेंट की बात आ जाती है इकोनॉमिक्स को यूज करके, दैट इज योर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. मतलब बिजनेस डिसीजन अगर तुम लेना चाहते हो इकोनॉमिक्स की थियरीज को यूज करके, दैट इज योर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन अ नटशेल. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव मेथड्स. ओके, शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं. हियर इज योर एग्जांपल, अ सिंपल एग्जांपल. इफ यू हैव 500, यू वांट फूड, क्लोथ्स, मोबाइल रिचार्ज एंड एंटरटेनमेंट, बट 500 इज नॉट इनफ. तो इकोनॉमिक्स तुम्हें बता दे कि किस हिसाब
से तुम मैनेज करो सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग, क्या चीजें तुम्हें स्किप करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं स्किप करनी चाहिए। ओके, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स, ये कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। एंड इकोनॉमिक्स डील्स विद बोथ थियरी एंड प्रैक्टिस। थियरी मतलब डिमांड एंड सप्लाई हो गया, प्रैक्टिस का मतलब हो गया मार्केट प्राइस चेंजेस डेली। ओके, सो वी आर डूइंग वन थिंग, वी आर गोइंग थ्रू द फ्लैश कार्ड्स, उसके बाद एक बार रिकैप के लिए वी आर सीइंग द शॉर्ट नोट्स एज वेल, यू विल गेट द लिंक ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, and after that we'll be seeing the PYQ papers as well. Okay, so what exactly is deductive versus inductive methods? This is a second topic. So deductive method क्या होता है and inductive method क्या होता है in economics specifically? So definition. Okay, सबसे पहले deductive method की reasoning from general principles to specific conclusion. Okay, that means कि अगर हम लोग general एक principle से specific conclusions पे जा रहे हैं ना, तो all that comes under deductive method. That means कि अगर तुम लोगों के पास theories है, तुम लोग उसे directly like I'll give you a very simple example of this. अगर तुम लोगों के पास कोई एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है एंड तुम लोगों के पास कोई एक क्वेश्चन आता है, अब तुम्हें उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, जो तुम्हारे पास नॉलेज बेस है उसके बेसिस पे किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे डिडक्टिव मेथड की बात करते हो, तो इसमें तुम लोगों के पास जो जनरल थियरीज होती है, जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं एंड ऑल दैट, वो सारी चीजों को यूज करके अगर तुम कोई भी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ऑल दैट कम्स अंडर योर डिडक्टिव मेथड। ओके, एग्जांपल कुड बी, प्रोसेस वुड बी जनरल थियरी से, जो तुम्हारे पास थियरीज अवेलेबल है इकोनॉमिक्स में, जनरल थियरी को यूज करके तुम हाइपोथेसिस करते हो, फिर टेस्टिंग करते हो, और फिर कंक्लूजन पे आते हो कि ठीक है ये एक्शन हमें लेना चाहिए। एग्जांपल इज लॉ ऑफ डिमांड की प्राइस बढ़ेगा किसी भी गुड का, तो डिमांड उसकी घटती जाएगी। ओके, डिमांड वुड डिक्रीज, so if price increases, demand decreases. Specific, if petrol price rises, demand for petrol falls. Okay, so advantage क्या होगा इस चीज का, सिंपल एंड लॉजिकल, हम लोगों के पास पहले से थियरीज है तो ज्यादा ओपिनियन बेस्ड चीजें नहीं करनी है इसमें, हम लोगों को थियरी पता है, उसको सिचुएशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि अच्छा अभी करंट सिचुएशन ये चल रही है, थियरी के अकॉर्डिंग ये चीज होनी चाहिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली प्रेडिक्शन हम लोग कर देंगे कि यही चीज आगे होगी। ओके, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्स लाइक ये ग्लोबल स्केल पे अप्लाई किया जा सकता है बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग। डिसएडवांटेजेस बेस्ड ऑन assumptions, assumption के बेसिस पे ये थियरीज बनाई गई है, मे नॉट फिट रियल वर्ल्ड, कभी कभी कुछ केसेस में यू विल सी कि प्राइसेस बढ़े जा रहे, देन आल्सो डिमांड इज इंक्रीजिंग, मे बी वो ट्रेंड में चल रहा है वो प्रोडक्ट, या किसी भी चीज के किसी भी रीजन की वजह से ये चीज अप्लाई हो सकती है। सो इन सम केसेस ये रियल वर्ल्ड सिनारियो में कभी कभी फिट भी नहीं बैठता है। ओके, व्हाट इज इंडक्टिव मेथड? इंडक्टिव मेथड का मतलब है तुम पहले ऑब्जर्व करते हो चीजों को, उसके बाद तुम यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हो। पहले हम लोग थियरी के बेसिस पे यहाँ पे डायरेक्टली कंक्लूजन पे आ रहे थे, थियरी को हम लोगों ने रियल वर्ल्ड में अप्लाई किया, उसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूड कर रहे थे ये चीज हो सकती है। बट इन केस ऑफ इंडक्टिव मेथड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, उसके बाद हम लोग अपना डिसीजन लेंगे, अपना ओपिनियन यहाँ पे पुट करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग जनरल थियरी की तरफ जाएंगे कि ठीक है जनरल थियरी ये कहती थी, सो यू आर गोइंग फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप, समथिंग लाइक दैट। ओके, so observations, then data collection, then analysis, and then general theory. Okay, so example is when price rise, पीपल बाय लेस, ये तुमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तब लोग ना कम खरीदते हैं। कलेक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल मार्केट्स, अब तुमने सारी मार्केट्स को एनालाइज किया, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट से ये चीज है एनालाइज की, क्योंकि यूएसए के मार्केट में ये चल रहा है, इंडिया के मार्केट में ये चल रहा है, या फिर तुम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की मार्केट से भी ये डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब तुमने कंक्लूड किया अच्छा ये चीजें मैंने ऑब्जर्व की, ये चीजें मैंने डिफरेंट डिफरेंट मार्केट से कलेक्ट की, अब ये चीजें जो मेरे पास आई है, ये जो इन्फॉर्मेशन आई है, ये कौन सी थियरी को सेटिस्फाई करती है, कौन सी थियरी इससे रिलेटेड है, फिर तुमने बोला कंक्लूड किया कि ये तो लॉ ऑफ डिमांड था हमारा। ओके, एडवांटेजेस बेस्ड ऑन रियल डेटा होता है, मोर रियलिस्टिक होता है, वेरीफाइबल रिजल्ट्स तुम लोगों के होते हैं। ठीक है, सो इसमें तुम लोग बेसिकली ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे समझ पाते हो कि कौन सी थियरी का रूल तुम्हें लगाना चाहिए। ठीक है, disadvantages, time consuming, expensive data collection, may lack universal application. Okay, compare deductive versus an inductive method. All these can come in your part A, part B as well. In some cases, part C में तुम्हें सब parts मिल जाएंगे कि macro economics बताओ, managerial economics बताओ, then उसके बाद deductive versus inductive methods बताओ, something like that as well. So all this can also come together. Okay, so aspect deductive and inductive, direction general to specific, specific to general. You can even draw diagrams, right? मेक श्योर टू ड्रॉ डायग्राम्स इन दिस केस कि तुम लोग एक जनरल थियरी से, यहाँ पे यू आर गोइंग फ्रॉम अ थियरी टूवर्ड्स अ कंक्लूजन। ओके, जो भी तुम लोगों के पास थियरी आ रही है या जनरल थियरी है, उसके बाद तुम स्पेसिफिक डिस्कशन पे जा रहे हो, स्पेसिफिक कंक्लूजन पे जा रहे हो स्पेसिफिकली। ओके, this is your deductive method, and if you are going from this specific conclusion or specific things, ठीक है, specific observations, if you are going from specific observations towards your theory or towards your general things, this is your inductive method. Okay, and this is your deductive method. Okay, so इस टाइप के एक फ्लो चार्ट तुम लोग बना सकते हो इन दोनों को बॉक्स में बना के, you can make this
to get better marks or to score full marks in this answer as well, अगर ये ज्यादा मार्क्स मारे पार्ट बी या पार्ट सी में आ रहे तो ओके। स्टार्टिंग पॉइंट थियरी या assumptions होते हैं इसमें, एंड हियर यू आर हैविंग फैक्ट्स या ऑब्जर्वेशंस या डेटा कलेक्शन। अप्रोच इसमें तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट होती है, इसमें एम्पिरिकल होती है। डेटा यूज इसमें हाइपोथेटिकल होता है, एंड इसमें रियल वर्ल्ड होता है एंड ऑल दैट ओके। मॉडर्न व्यू क्या है? बोथ मेथड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों में से कोई भी मेथड तुम यूज कर सकते हो। अल्फ्रेड मार्शल इंटीग्रेशन क्या कहते हैं? इंडक्शन एंड डिडक्शन आर बोथ नीडेड फॉर साइंटिफिक थॉट, दोनों चीजों को यूज किया जाता है इक्वली। कभी कभी कुछ केस में तुम्हें डिडक्टिव मेथड ज्यादा यूज करना होता है, कभी कभी कुछ केसेस में इंडक्टिव मेथड को ज्यादा यूज करना होता है। एज द राइट एंड लेफ्ट फुट आर बोथ नीडेड फॉर वॉकिंग ओके। So 1.3, this is your third topic in this unit, static and dynamic economics. Okay, so static economics क्या होती है? Definition: study of economic conditions at a particular point in time, assuming all variables remain constant. ठीक है, दो चीजें हैं, static economics and dynamic economics. Static में हमेशा ध्यान रखना, static में वेरिएबल्स जो भी है तुम्हारी जो तुम्हारी स्टडी है वो कांस्टेंट रहती है ओके। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज द सेम। बट इन केस ऑफ डायनामिक तुम लोग हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि डायनामिक के केस में तुम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हो ओके। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओके। सो अगर तुम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हो सो दैट इज योर डायनामिक। अगर तुम कांस्टेंट कर रहे हो या फिर तुम्हारा डेटा सोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तुम्हारे वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहे, तुम्हारे प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे एंड ऑल दैट, वो सारी तुम्हारी स्टैटिक इकोनॉमिक्स होती है ओके। So study of economic conditions at a particular point in time, assuming all variables remain constant. तुम with time change नहीं करते हो इसमें चीजों को, इसमें तुम्हारा टाइम एक बार फिक्स हो जाता है ओके। So you can even mention this point over here. So time is fixed, okay, fixed time, not during intervals of time, fixed time, and इसमें intervals of time होता है okay. So maybe if you are getting it in differences as well, और अगर तुम्हें टेबल बनानी हो differences की, तो you can make this okay, interval time. So after a certain period of interval. Characteristics: time element ignored होता है इसमें, time constant कर दिया हम लोगों ने, fix कर दिया, variables constant होते हैं, equilibrium होता है इसमें, and snapshot of economy. Okay, assumption क्या होता है इसमें कि यहाँ पे सारी चीजें constant है, just हम लोग कुछ एक specific चीज को analyze कर रहे हैं economics के perspective से। Example: demand curve at a given time, अभी हम लोग आगे भी discuss करेंगे demand supply curve क्या होता है and all that. So at a given time, for example, if you are having this as your demand curve over here, okay, if you are having this as your demand curve or something like that, okay, so अगर हमें इस पॉइंट पे बात करूं कि इस पॉइंट पे क्या डिमांड थी किस प्राइस के बेसिस पे, तो दिस वुड बी कॉल्ड योर स्टैटिक इकोनॉमिक्स ठीक है। बट अगर मैं ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करूं कि इससे इस टाइम पीरियड में क्या आती है, इससे इस टाइम पीरियड में क्या आती है, ऑल दैट, ये सारी चीजें हमारी डायनामिक इकोनॉमिक्स के अंदर आती है okay। So next is what is dynamic economics: study of economic conditions over a period of time, analyzing how variable changes and interacts okay। So characteristics क्या होते हैं इसके? Time is central element, variable changes continuously, studies paths to equilibrium and more realistic approach ठीक है। बेसिकली इसमें वेरिएबल्स तुम्हारे चेंज होते रहते हैं, टाइम इंटरवल्स चेंज होते रहते हैं, टाइम के बेसिस पे तुम अपने ऑब्जर्वेशंस को चेंज करते हो या तुम्हारे डेटा चेंज होता जाता है ऑल दैट, वो सारी चीजें तुम्हारी डायनामिक इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। फोकस एरियाज: इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल्स, टेक्नोलॉजिकल चेंज, एज वेल एज पॉलिसी इंपैक्ट्स ओवर टाइम ओके। ये इसके फोकस एरियाज हो सकते हैं, बिकॉज तुम्हारी पॉलिसीज जो है वो अगर आज एक पॉलिसी ट्रू है, आज एक रूल ट्रू है, मे बी विद टाइम वो चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है ओके। एग्जाम्पल: इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस ओवर 5 years, दिस इज समथिंग विच कम्स अंडर योर डायनामिक इकोनॉमिक्स। जीडीपी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, जो तुम्हारे जीडीपी होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो टाइम बाय टाइम बदलती रहती है ओके। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट कम्स अंडर योर डायनामिक इकोनॉमिक्स ओके। सो स्टैटिक में इट इज फोटो ओके, डायनामिक में इट इज वीडियो। वीडियो इज समथिंग, जैसे इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर, वो एलिमेंट बाय एलिमेंट हर सेकंड चेंज होती जा रही है। स्टैटिक इज योर फोटो, तुमने एक बार खींच ली, वो तुम 10 घंटे बाद भी देखोगे सेम रहेगी ओके। So this is your example of static and dynamic economics. Okay. So economic problems क्या है हमारी? Scarcity and choice. Okay. ये these are the two main problems of economic. Okay. So ये सारी चीजें अगर तुम्हारे कभी भी क्वेश्चन तुम्हें दिखे, what are the economic problems or what problems do we face in economics or what problems do we have to solve in economics? So make sure to mention these two: scarcity first of all, and next is your choice. Okay. So what is scarcity in economics? The fundamental economic problem where human wants exceed available resources. Okay. That means ह्यूमन वॉन्ट्स जो है ना वो अनलिमिटेड है कि यार मैं कम पढ़ाई भी कर लूँ बट मैं टॉप भी कर लूँ ओके, समथिंग लाइक दैट। दिस वाज अ वीक एग्जांपल। बेटर एग्जांपल कुड बी कि ठीक है हम लोग के पास जितने अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है
हम लोगों को उससे ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ठीक है। मेरे पास अगर एक मैक है, मुझे और लेटेस्ट मैक चाहिए, मुझे और लाइक हाई एंड पीसी चाहिए, मे बी उसकी रिक्वायरमेंट हो भी ना, ठीक है। और लोगों को भी सब लोगों की अनलिमिटेड वांट्स होती है यहाँ पे, बट जो रिसोर्सेज है ना हम लोगों के पास लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल दे आर 10 पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, अब तुम लोगों के पास एक ही पेन है जो तुम लोगों को उन 10 लोगों को सेल करना है। अब तुम उसको ब्रेक करके तो नहीं सेल कर सकते हो, कैसे सेल करोगे, राइट? सो दैट इज समथिंग जो यहाँ पे स्कैर्सिटी डील करती है कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जो फूड रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है, बट जो ह्यूमन वांट्स है वो काफी अनलिमिटेड है हम लोगों के पास। ओके, इफ यू हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट कि हाउ कैन यू डिस्ट्रीब्यूट अ पेन टू 10 पीपल, यू कैन मेक श्योर टू कमेंट दैट एज वेल। ओके, लेट्स सी योर थिंकिंग एज वेल। ओके, सो की पॉइंट्स क्या है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, wants are unlimited and creates need for choice। तो हम लोगों को यहाँ पे चॉइस करनी होती है। ओके, फॉर एग्जांपल 10 जने हम लोगों के सामने, अब उसमें से अगर हमारा एक दोस्त निकला तो हम लोग उसी को वो पेन दे देंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो हम लोगों को चॉइस करनी पड़ती है कि कैसे कैसे हम लोग इस रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, सो दैट सब लोगों को अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिले। किसी की भी अनलिमिटेड वांट्स जो है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है। ओके, टाइप्स ऑफ स्कैर्सिटी: एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी, रिसोर्सेज दैट आर ट्रूली लिमिटेड फॉर एवरीवन। रिलेटिव स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी रिलेटिव टू डिमांड, ठीक है। डिमांड के हिसाब से अगर स्कैर्सिटी हो रही है, दैट मीन्स अगर किसी ने लेट्स से कोई एक टी शर्ट आई मार्केट में जो काफी डिमांड में है, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे वो खत्म हो गई बिकॉज उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई, तो सप्लाई नहीं हो पाया पूरा एंड ऑल दैट, तो दैट इज रिलेटिव स्कैर्सिटी। बट जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा हम लोगों के लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें कि ह्यूमंस की वांट जो है अनलिमिटेड है वो यहाँ पे, तो वो हमारी एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी होती है। व्हाई इट मैटर्स? फोर्सेस प्रायोरिटाइजेशन, दैट मीन्स प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पे एनालाइज करना पड़ता है कि किस चीज को तुम्हें पहले अलोकेट करना है, किस चीज को तुम्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, या किस जने को ये चीज अलोकेट करनी है एंड ऑल दैट। So you have to properly manage all these things. Okay, creates opportunity cost as well, drives economic activity, basis of all economic decisions as well. Okay, opportunity cost is something if you are let's say watching this lecture or something, or if you are watching a movie instead of watching this lecture maybe, so you are missing out the time to watch this lecture and gain marks in your exams as well, or gain some information which will help you in your life as well as in your companies as well, or in your jobs or business as well, राइट? सो ये सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर आते हैं कि तुम एक टाइम पे अगर एक चीज को परफॉर्म कर रहे हो, सो उसी सेम टाइम पे दूसरी चीज जो तुम्हारी मिस हो रही है, कौन सी चीज में तुम्हें ज्यादा बेनिफिट मिला होता, दैट इज समथिंग विच यू कैन कैलकुलेट यूजिंग योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सो एक अपॉर्चुनिटी को तुम मिस करने का कितना कॉस्ट तुम्हारे पास आ रहा है, दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ करेंसी और इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एज वेल। रिमेंबर, नो स्कैर्सिटी इक्वल टू नो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। अगर स्कैर्सिटी होती ही नहीं, अगर स्कैर्सिटी में चॉइसेस नहीं होती, तो कोई भी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। फिर मे बी इकोनॉमिक्स भी एग्जिस्ट नहीं करते, देयर कुड बी सर्टेन रीजन जहाँ पे फिर भी इकोनॉमिक्स की जरूरत होती, बट मेजर प्रॉब्लम जो होती है इकोनॉमिक्स की वो सॉल्व हो जाती है। ओके, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक? दे आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक, ठीक है। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमीज होती है, उनकी क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें हम लोग, विच गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए कि हमारे जो कंट्री है ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो, लोगों को बेनिफिट भी हो, एंड लोग जो चाहते हैं उन लोगों को वो सारी चीजें भी मिल जाए। कितनी क्वांटिटी में करें? ऐसा नहीं है हम लोगों ने 1000 पीसेस बना दिए एंड लोगों को चाहिए 10 पीसेस थे, तो ऑल ऑफ दोज 990 पीसेस वुड गो इन वेन एंड समथिंग लाइक दैट। कंज्यूमर गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स, दैट बेसिकली मीन्स कि कंज्यूमर गुड्स जो हमारे हैं, कैपिटल गुड्स जो हमारे हैं, वो किस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे मेंशन करने चाहिए, किस हिसाब से कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, किस हिसाब से बनाने चाहिए, प्रोड्यूस करने चाहिए एंड ऑल दैट। हाउ टू प्रोड्यूस, विच प्रोडक्शन टेक्निक। अब चलो ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ओके हम लोग प्रोड्यूस करने वाले इन चीजों को, या हम लोगों को प्रोड्यूस करना है इन चीजों को, अब कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक को यूज करें, क्या मैन्युफैक्चरिंग को यूज करें, क्या होलसेलर से खरीद के रिटेल में सेल कर दो, समथिंग लाइक दैट। जस्ट मेंशनिंग सम एग्जांपल्स कि कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए, शुड वी यूज मशीन, शुड बी इम्पोर्ट दैट, या हम लोगों को किस हिसाब से प्रोड्यूस करना चाहिए उन गुड्स को, वो सारी चीजें हाउ टू प्रोड्यूस में आती है। लेबर इंटेंसिव होना चाहिए, इंटेंसिव होना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए, दैट मीन्स लेबर तुम यहाँ पे ज्यादा लगाओगे या फिर तुम ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, ज्यादा मनी यहाँ पे स्पेंड करोगे। दीज टू अदर बेसिस ऑफ योर हाउ टू प्रोड्यूस एज वेल, कि तुम लेबर इंटेंसिव ज्यादा रखोगे या कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा रखोगे। ओके, रिसोर्स अलोकेशन, रिसोर्स अलोकेशन बेसिकली मीन्स दैट तुम यहाँ पे रिसोर्सेस कैसे कैसे अलोकेट करने वाले हो आगे। ओके, फॉर होम टू प्रोड्यूस, दैट मीन्स किसके लिए तुम्हें ये चीजें प्रोड्यूस करनी है, वो भी तुम लोगों को यहाँ पे मेंशन करना होता है या यहाँ पे समझना होता है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट, हु गेट्स व्हाट शेयर बेस्ड ऑन इनकम और नीड, इस हिसाब से तुम लोग यहाँ पे किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो स्पेसिफिक गुड को, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज अ गुड, इट कुड बी सम प्रोडक्ट एज वेल। जैसे तुम अगर कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो तुम ध्यान में रखोगे कि किस बंदे के लिए तुम ये लॉन्च कर रहे हो, या तुम स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर रहे हो, तुम प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्च करो, कौन सी तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है। ओके, एडिशनल प्रॉब्लम्स, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, तुम्हें यहाँ पे हम लोगों की एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पे सॉल्व करनी होती है।
फुल्ली एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इनपुट्स। ऑलवेज वी वांट दिस कि अगर कहीं पे भी हम लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे हमें ज्यादा से ज्यादा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए। तो बेसिकली अगर तुम लोग कहीं पे भी कुछ इनपुट्स डाल रहे हो या कहीं पे भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके बेसिस पे तुम लोग के पास मैक्सिमम आउटपुट आए, दैट इज द प्रॉब्लम दैट यू नीड टू सॉल्व। ओके, सो WWH, what, how and whom. Okay, this is a mnemonic that you can remember for this. What is opportunity cost? The value of the next best alternative for goal when making a choice. Okay, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था opportunity cost के बारे में। So basically एक alternative था, तुम मूवी देखने बजाय लेक्चर वीडियो देख सकते थे या वन शॉट वीडियो देख सकते थे, जिसके बेसिस पे तुम जो तुम्हारा कल एग्जाम है या जो तुम्हारे आने वाले टाइम में एग्जाम है एंड ऑल दैट, उसके लिए तुम सॉर्ट हो जाते हैं, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाते, तो तुम्हारे दोस्त भी तारीफ करते, घर पे भी तारीफ मिलती एंड ऑल दैट, या तुम्हें पर्सनली भी अच्छा लगता। ओके, सो फॉर्मूला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप। सो बेसिकली अगर तुम्हारे पास कोई एक ऑल्टरनेटिव चॉइस थी, उसको तुमने गिव अप करके कोई एक स्पेसिफिक चॉइस ढूंढी है, जैसे तुमने मूवी को छोड़ के या फिर मजे करने को छोड़ के तुमने ये लेक्चर वीडियो देखने का चॉइस देखने को डिसाइड किया। सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन योर एग्जाम्स। ठीक है, दिस इज समथिंग, इसको एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से तो हमें पढ़ना ही है, बट मेक श्योर जब भी तुम इन चीजों को पढ़ रहे हो अपने रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करने का ट्राई किया करो इन चीजों को। ओके, सो वेन एवर यू आर मेकिंग डिसीजन, एनालाइज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि अगर तुम इस जगह जा रहे हो या इस जगह जा रहे हो या इस सिचुएशन में किस जगह तुम्हें जाना चाहिए, क्या चीजें तुम मिस करोगे, क्या चीजें तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगी, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन मेक योर डिसीजन। ऑल दैट कम्स अंडर योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Example, if you choose to study economics, opportunity cost equals to the movie you could have watched. Okay, so the same example which I was mentioning has been mentioned over here in a flashcards as well. If a firm produces cars, opportunity cost is equal to the bikes it could have made. Key points क्या होने चाहिए? Always involves sacrifice, helps in rational decision making. Sacrifice एक चीज तुम्हें छोड़नी ही छोड़नी पड़ेगी. Okay, basis for trade-offs, not always monetary. Okay, so तुम कहीं बात करने के बजाय या chat करने के बजाय and all that या reel scroll करने के बजाय अगर तुम कोई productive काम कर लो उस चीज में, so it will be beneficial for your career as well. Okay, so productional possibility कर्व क्या हो सकते हैं? Shows opportunity cost graphically. Moving from one point to another shows what it is sacrificed. Okay, so what is the production possibility curve? PPC, जिसका short form है, a curve showing all possible combination of two goods that can be produced within the given resources and technologies. For example, if I'm telling you, you have VS Code. Okay, a very simple example I'm telling you. If you are a coder, if you are from BTech, CSE or AIDS or any specific tech domain background, so it's basically अगर तुम्हारे पास एक coding software like VS Code या कोई भी एक coding software जिसमें तुम coding कर सकते हो, अब I'm saying you know Python, you know Java या you know different टेक्नोलॉजीज। ठीक है, मैंने तुम्हें लेट्स से एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मैंने तुम्हें एक वेबसाइट डेवलपर दे दिया, ठीक है, जिसको फुल स्टैक डेवलपमेंट आती है, वो बैक एंड फ्रंट एंड भी डेवलप कर सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड या बैक एंड भी डेवलप कर सकता है। नाउ एक तुम लोगों के पास ये रिसोर्स है, उसको कुछ टेक्नोलॉजी आती है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम उससे पूरी वेबसाइट बनवाओ या सिर्फ फ्रंट एंड बनाओ या सिर्फ बैक एंड बनवाओ, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, सो इसमें तुम्हारे पास एक कर्व तुम यहाँ पे sort of बना सकते हो कि okay, I can make something like full stack websites, I can make something like like back end development websites as well, I can make full stack websites as well। तो ये सारी चीजें तुम मेंशन करके इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन बेसिकली शो दिस एज योर कर्व एज वेल, कर्व शोइंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ओके, सो असम्पशंस क्या होते हैं इसमें? फिक्स्ड रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास कि एक ही बंदा है, हम लोग उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। फिक्स टेक्नोलॉजी होती है, उसको वेब डेवलपमेंट की नॉलेज है, AI ML की लेट से नॉलेज नहीं है एंड ऑल दैट। फुल एम्प्लॉयमेंट, ओनली टू गुड्स, एफिशिएंट प्रोडक्शन। ओके, की कॉन्सेप्ट्स ऑन द कर्व, एफिशिएंट प्रोडक्शन की कितना टाइम उसे लगेगा, जो हम लोगों ने ये कर्व बनाया उसमें टाइम लगाओ, प्राइस लगाओ कि कितना टाइम एंड प्राइस लगेगा, उसके बेसिस पे तुम कर्व बना सकते हो। इनसाइड कर्व, अंडर यूटिलाइजेशन बताओ कि ओके अच्छा ठीक है, अगर हम लोग प्रॉपरली टाइम नहीं दे रहे, प्रॉपर कॉस्ट नहीं दे रहे, प्रॉपर एक्सपेंस नहीं दे रहे, तो हम लोगों का जितने टाइम में जितना काम होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा एंड ऑल दैट। ओके, आउटसाइड द कर्व नॉट अचीवेबल करेंटली, दैट मींस जो कर्व के बाहर की चीजें हैं, तुमने अगर एक ग्राफ बना रखा है जिसमें तुमने मेंशन कर रखा है अच्छा AI ML एंड ऑल दैट, फिर तुमने पॉइंट्स कनेक्ट किए कि ये बंदा ये वाला जो मेरे पास जस्ट मैंने हायर किया जिस बंदे को, वो ये सारी चीजों को बना लेगा, तो ये सारे पॉइंट्स रिमेनिंग हो गए, ये सारे पॉइंट्स बच गए एंड ऑल दैट। तो ये कर्व से अगर बाहर है हम लोगों के पॉइंट्स, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे या नॉट अचीवेबल है हमारे लिए। ओके, स्लोप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोगों को यहाँ पे बता सकती है। ओके, शिफ्ट आउटवर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इनवर्ड इकोनॉमिक डिक्लाइन। ओके, we'll be seeing graphs, we'll be seeing diagrams as well whenever as soon as we move on to practicing our PYQ papers as well. Circular flow of economic activity. Okay, what is the circular flow of income? इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना, I'll give you a very good definition of this। ठीक है, इसका एक डायग्राम बनता है हमेशा, we'll see this in PYQ papers as well। So सबसे पहले तुम लोगों के यहाँ पे हाउस होल्ड्स आते हैं। Okay, first of all is your households over here।
Okay, next is your firms. Make sure to take a screenshot of this entire diagram that I'm making over here. Okay, so basically क्या होता है, ये हाउसहोल्ड्स जो होते हैं ना वो लेबर देते हैं. Okay, that means लेबर या सर्विसेज कुछ भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if let's say you are employed somewhere, if let's say you are working at Google, Microsoft, or let's say Whitecoats as well. So maybe if you are working at a certain company, okay, so if you are working at a certain company, तुम यहाँ पे कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे होगे, ठीक है. It could be this could be by farmers as well. They can provide their land or they can provide their crops as well. ठीक है, तो तुम कुछ ना कुछ लेबर के फॉर्मेट में यहाँ पे कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड करोगे. ये फॉर्म्स, ये कंपनीज हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. ओके, ये फॉर्म्स उसके बेसिस पे तुम्हें क्या देगी इन रिटर्न, ये तुम्हें इनकम देगी. ओके, या सैलरी देगी इसके रिटर्न में. ओके, किसके रिटर्न में? तुम्हारे लेबर के रिटर्न में. अब जैसे ही तुम्हारे पास इनकम आई, ठीक है, जैसे ही तुम्हारे पास सैलरी आई, तुम उड़ाना चालू कर दोगे. ठीक है, मे बी जो तुम्हें चाहिए था, आईफोन चाहिए था, मैक चाहिए था, वो तुम खरीदना चालू कर दोगे, या मे बी आउटिंग्स वगैरह पे जाओगे एंड ऑल दैट. सो वो जितने भी हाउस होल्ड्स के पास जैसे ही इनकम आती है, वो स्पेंड करना चालू कर देते हैं. ठीक है, अब जैसे ही वो स्पेंड करते हैं, जाता किसके पास है? उन्हीं कंपनीज के पास जो वो प्रोडक्ट्स को बना रही है, जिनके लिए तुम काम कर रहे थे मे बी, या जिनके लिए तुम काम नहीं कर रहे हो बट वो भी कंपनीज एग्जिस्ट करती है एंड ऑल दैट. राइट, कोई कोई अगर तुम नहीं काम कर रहे हो, कोई और काम कर रहा होगा. ठीक है, तो जैसे ही तुम स्पेंड करना चाहते हो, स्पेंड करना चालू करते हो इस इनकम को, या एक्सपेंडिचर, इसको यू कैन प्रॉपर्ली मेंशन एक्सपेंडिचर ओवर हियर. ओके, एक्सपेंडिचर. अगर तुम एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो ये वापस किसके पास जाते हैं? फर्म्स के पास जाते हैं, इन्हीं कंपनीज, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं. अब ये फर्म्स क्या करती है? इन रिटर्न ऑफ दैट, अगेन दे विल टेक सम अमाउंट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू. ठीक है, सो व्हाट दे विल डू इज दे विल बाय सर्टेन थिंग्स फ्रॉम यू. आई विल शो यू अ वेरी गुड डायग्राम ऑफ दिस as well, which we are having in our PYQ papers as well. Okay, just a second, I'll close this for once. Alright, so this is the entire diagram. अगर तुम्हें प्रॉपर डायग्राम बनाना हो, यू कैन मेक समथिंग लाइक दिस. सो सबसे पहले तो यहाँ पे हाउस होल्ड्स है, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर, वो बेसिकली कुछ ना कुछ लेबर देंगे जिसके बेसिस पे तुम्हें इनकम मिलेगी. ठीक है, ये इनकम तुम्हारे पास आएगी, फिर तुम एक्सपेंड करोगे, फिर तुम्हारे पास गुड्स एंड सर्विसेज आएगी. ओके, सो गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस तुम्हें प्रोवाइड करेंगे एंड ऑल दैट. ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा था हम लोगों का, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोगों ने एक्सपेंडिचर किया, हम लोगों ने स्पेंड किया, उसके रिटर्न में हमें क्या मिला. राइट, सो दैट डायग्राम जो मैंने जिस अभी तुम लोगों को दिखाया, तुम उस पे भी बना सकते हो. इफ यू वांट टू मेक अ वेरी वेरी सिंपल डायग्राम, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट आल्सो. ओके, तो अब फर्म्स जो है, फर्म्स तुम्हें इसके रिटर्न में क्या प्रोवाइड करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज. बेसिकली तुम कुछ सामान खरीदना चाहते हो, तुम कुछ भी चीज को खरीदना चाहते हो, तो यू विल गेट गुड्स and services in return. ठीक है, maybe if you are going for outing, you will get the food and everything. So you'll get goods and services in return of this. ठीक है, अब इसमें एक चीज जो और आती है, that is your real flow, money flow and real flow. Okay, real flow and money flow. ओके, दो कॉन्सेप्ट्स और तुम्हें इसमें पता होना चाहिए. जो रियल फ्लो होता है ना, उसका मतलब होता है यहाँ पे जहाँ पे मनी की बात नहीं हो रही है, या जहाँ पे लेबर या गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है. तो जैसे तुमने हाउस होल्ड्स ने लेबर प्रोवाइड किया, फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की. ठीक है, तो दीज टू प्रोसेसेस कम अंडर योर रियल फ्लो. ओके, ये दोनों चीजें तुम्हारी रियल फ्लो के अंदर आती है. जबकि जो मनी फ्लो होता है, उसमें क्या होता है, जहाँ पे तुम्हारे मनी की बात आने लग जाए, पैसे खर्च किए तुमने या पैसे तुम्हें मिले हैं, ये दोनों चीजें तुम्हारी मनी फ्लो के अंदर आती है. ओके, सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर मनी फ्लो. सो ये डायग्राम तुम बना सकते हो, एंड स्टेप बाय स्टेप तुम इन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो. फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड, एंड दिस इज योर फोर्थ प्रोसेस ओवर हियर. ओके, सो ये सारी चीजों को तुम अगर एक्सप्लेन कर दोगे एंड थोड़ी सी थ्योरी लिख दोगे, तो पार्ट सी में जो ये तुम्हारा क्वेश्चन आते हैं जनरली, वो अच्छे से एक्सप्लेन तुम कर पाओगे, या पार्ट बी में अगर आ रहे हैं तो उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे. What is the circular flow of income? A model showing how money flows between different sectors of the economy in a continuous cycle. Household से फॉर्म्स में जाते हैं, provide factors for production and receives factor payment. ठीक है, तुम्हें wages वगैरह मिलते हैं. फॉर्म्स से हाउस होल्ड में जाता है, दैट मीन्स अब फॉर्म्स वापस तुम्हें इनकम तो दे दी उन लोगों ने, अब कि तुम्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिसीव पेमेंट फॉर गुड. ठीक है, सो अगर हाउस होल्ड से फॉर्म में जा रहे हैं, तो बेसिकली तुम यहाँ पे गुड्स लेबर्स प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो एंड ऑल दैट, जिसके बेसिस पे तुम्हें इनकम मिल रही है. फॉर्म्स टू हाउस होल्ड में क्या होगा तुम्हारा? प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर्म्स तुम्हें गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके रिटर्न में उन्हें तुम्हारे से पेमेंट मिलती है. ओके, टू फ्लोज, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. सो पेमेंट अगर आ गई तुम्हारी, वो मनी फ्लो में आ जाएगी, रियल फ्लो में तुम्हारी गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं. ओके, इंजेक्शन एंड लीकेजेस. व्हाट आर इंजेक्शन एंड लीकेजेस इन सर्कुलर फ्लो? सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो लगती है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ऑल दीज आर योर इंजेक्शंस, जिसके बेसिस पे तुम्हारे प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, तुम्हारी इनकम भी घट सकती है. इनकम लेट्स से यू आर अर्निंग 1 CR इन मंथ, तो उसमें तुम्हें कुछ टैक्स पे करने पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी ओवरऑल जो तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, वो थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे. ओके, so what is the four sector model of circular flow? This we'll be seeing the diagram for this as well. तीन circular flow के diagrams होते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा था. That was the most common that you would be using. हमेशा इसी diagram को बनाना. But if you are getting this question in part C as well, कि circular flow of income बताओ, उसमें you can mention two flow
3 सेक्टर फ्लो एज वेल एज 4 सेक्टर फ्लो, ठीक है। 3 टाइप के तुम लोगों के पास यहाँ पे फ्लो होने वाले, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक एक करके विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट इन अ पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल, ठीक है। सो इसमें हाउस होल्ड्स होते हैं, इसमें टैक्सेस आ जाते हैं, टैक्सेस की बात आ जाती है, फॉर्म्स तो होती है, गवर्नमेंट की बात आ जाती है, एंड द मेन थिंग दैट कम्स इन दिस इज फॉरेन सेक्टर। बेसिकली अगर तुम्हारा इफ यू आर हैविंग योर टू फ्लो, जो तुम्हारा टू फ्लो होता है उसमें यू आर हैविंग फॉर्म्स एज वेल एज योर हाउस होल्ड्स, ओके, यू आर हैविंग दीज टू थिंग्स, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। इफ यू आर हैविंग थ्री फ्लो, इसमें तुम लोगों की ये दो चीजें तो होती ही है, प्लस तुम लोगों का गवर्नमेंट यहाँ पे ऐड हो जाता है। इफ यू आर हैविंग फोर फ्लो, ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम लोगों की होती है, प्लस गवर्नमेंट होता है, प्लस फॉरेन सेक्टर और ऐड हो जाता है, ओके। वी विल बी सीइंग द डायग्राम फॉर दिस एज वेल। Okay, so this was the entire part of your sector flow of income as well. अब ये कैसे work करते हैं we'll be seeing in our answers as well. Okay, so there's no point of discussing the same thing again and again because you guys are preparing for your exams. So let's move on to the next topic, that is a national income concepts and measurement. इसमें जो main questions हमारे बनते हैं वो GDP से GNP से related बनते हैं, या national income के क्या क्या measurements होते हैं and all that, उन चीजों से related बनते हैं. Okay, so the total value of all goods and services produced in a country during a year plus net income from abroad is your national income. मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरी कंट्री के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें जितने भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्लस जो अब्रॉड से जो तुमने एक्सपोर्ट की है चीजें, जो तुमने बाहर सेल की है चीजें, उनसे जो इनकम आ रही है, दैट इज योर नेशनल इनकम। की पूरी इंडिया ने इतना एक साल में इतना कमाया और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये सारी चीजें तुम्हारी नेशनल इनकम के अंदर आती है। ये क्या की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या मेजरमेंट के तरीके होते हैं, ऑल दैट। जीडीपी होता है तुम्हारा टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, इंक्लूड्स फॉरेन प्रोडक्शन इन द कंट्री एज वेल, जो फॉरेन यहाँ पे प्रोड्यूस करिए, जो एमएनसी कंपनीज यहाँ पे प्रोड्यूस करिए, वो भी सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है। जीएनपी टोटल वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री सिटीजंस, दैट मींस जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर तुम कर रहे हो तो जीएनपी में क्या होगा, तुम्हारे जीडीपी प्लस एनआईएफए हो जाए, एनएफआईए हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यू कैन राइट दिस फॉर्मुलाज, मेक श्योर जब भी तुम ये फॉर्मुलाज लिखो इसको प्रॉपर एक ब्लॉक में बना दो सो दैट इट कैन बी शोन इन अ नीट एंड क्लीन वे। ओके, ऑल्सो मेक श्योर जब भी तुम लोग एग्जाम्स में आंसर लिख रहे हो टू ब्यूटिफाई योर आंसर शीट, यू कैन मेक मार्जिन ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। हर एक आंसर के बाद भी एक मार्जिन बना लो, एक लाइन बना लो। दिस विल इनडायरेक्टली हेल्प यू इन गेनिंग मोर मार्क्स। 10-15 मिनट पहले चले जाओ एग्जाम में एंड यू कैन डू दिस इन एडवांस एज वेल। ओके, national income, NNP at factor cost, NI is equal to NNP minus indirect taxes plus subsidies. Okay, subsidies. Okay, so basically यहाँ पे हम लोगों को क्या है, ये सारे formulas you can remember for now. ये सारी चीजें GDP, GNP से related है. We won't be going into the deep of this because this entire video is being prepared from examination perspective as well. अभी तुम लोगों का मेन चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, फर्स्ट इज द फुल फॉर्म NNP as well as NI। उसके बाद तुम लोगों को जो मेन चीज ध्यान रखनी है, दैट इज योर एंटायर फॉर्मूला ऑफ दिस, ठीक है। यही तुम लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग मैनुअल नेशनल इनकम? इनकम मेथड होता है एक तुम लोगों का, एक आउटपुट मेथड होता है, एंड थर्ड इज योर एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ये तीन मेथड्स तुम लोगों को हमेशा एक्सप्लेन करने हैं। इनकम मेथड में क्या होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इनकम, जितने भी इनकम सोर्सेज है, जितने भी लोगों के हैं, पूरे इंडिया के अकॉर्डिंग, पूरे कंट्री के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें तुम्हारी इनकम मेथड में आ सकती है, ठीक है। वेजेस हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो सारी तुम्हारी एनआई मतलब नेशनल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी तुम्हें फॉर्मुलाज दिख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे और रिलेटेड है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डीप एंड एवरीथिंग, वी आर कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग एज वेल। सो इनडायरेक्टली हम लोग हर चीज को अच्छे से भी समझ रहे हैं यहाँ पे। ओके, so next is your output method, sum of value added to each production stage, मतलब कि जितना भी वैल्यू है तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग में, वे तुम्हारा लाइक ट्रांसपोर्टेशन में एंड ऑल दैट, ये सारी स्टेजेस में जो भी प्रोडक्शन स्टेज है, इन सारी स्टेजेस में जितना भी वैल्यू ऐड हो रहा है, जितना भी रेवेन्यू ऐड हो रहा है एंड ऑल दैट, उन चीजों के बेसिस पे तुम यहाँ पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अवॉइड्स डबल काउंटिंग, एक स्टेज पे ही एक ही बार काउंटिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। सो नेशनल इनकम इक्वल्स टू सिग्मा, दैट मींस सम ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल सेक्टर्स। ओके, ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड, सम ऑफ ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर्स, की लोगों ने कितना स्पेंड किया ओवरऑल, वो सारी चीजें तुम यहाँ पे अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो वो सारी चीजें या वो सारी चीजों को कैलकुलेट कर लोगे, तो ऑल दैट कैन बी ऑल्सो यूज्ड इन योर एक्सपेंडिचर मेथड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। सी यहाँ पे कंजम्पशन है, आई इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट, सो यू कैन स्टडी दिस फॉर्मूला, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड मेक श्योर टू मेंशन दिस डाउन एज वेल। ओके, व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट? जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है एंड वर्सेस फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? प्राइसेस एक्चुअली पेड बाय कस्टमर्स, वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है, इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एज वेल, एक्सक्लूड्स सब्सिडीज। दैट मींस अगर तुम यहाँ पे बेसिकली कभी भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसमें जो टैक्सेस एंड ऑल लग के आते हैं, वो सारी चीजें तुम्हारी यहाँ पे जो कस्टमर पे करता है, वो सारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस को बोला जाता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कितने टैक्सेस लगे एंड ऑल दैट, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स, एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट
taxes and includes all the subsidies, ये सारी चीजें अगर फैक्टर तुम्हारी प्रोडक्शन के टाइम पे अप्लाई की जा रही है तो वो सारी चीजें तुम्हारे फैक्टर कॉस्ट में आती है. दैट इज योर एक्चुअल कॉस्ट ओवर देयर. ओके. Relationship, that means GDP FC, GDP MP minus indirect taxes plus subsidies. Okay. So example is if product cost is 100 rupees to produce plus 10 rupees tax, 110 तुम्हारा market price हो जाएगा obviously. Okay. So what is per capita income? This is also something जो पूछी जाती है एग्जाम में. So definition, average income per person in a country. If you are having total income जो पूरे let's say country की is $1 billion or something or 1 billion rupees or something, ठीक है. It could be way more than that. I'm just giving you an example. Okay. फॉर्मूला क्या होगा पर कैपिटा इनकम का? नेशनल इनकम जितनी टोटल इनकम है सब लोगों की मिला के अपॉन टोटल पॉपुलेशन. अब इससे हमें एक एवरेज मिल जाएगा कि एवरेज बंदा इंडिया में इतना कमा रहा होगा. ओके. काफी बार वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है बट या स्टिल वी कैन टेक एन आइडिया ऑफ दिस. मेजर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब तुम देखते होगी कि मुंबई में ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ऑल दैट, तो वो सारी चीजें इसी बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है. ओके. कंपेयर्स इकोनॉमिक वेलबींग अक्रॉस कंट्रीज. इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट लेवल, जैसे इंडिया में अगर पर पर्सन हम लोग इनकम निकालेंगे यूएसए के कंपैरिजन में तो वो अप्रोक्सीमेटली कमाएगी. बट काफी सारी कंट्रीज इंडिया के कंपैरिजन में ऐसी है जिनके कंपैरिजन में इंडिया पे पर पर्सन जो बंदा कमा रहा होता है वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है एंड ऑल दैट. सो लिमिटेशंस आल्सो यू आर हैविंग ऑफ ऑल दिस. मेक श्योर टू गो थ्रू दिस ऑल एट वंस. ओके. दीज आर ऑल द शॉर्ट नोट्स. ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं. स्टैटिक वर्सेस डायनामिक इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट. We have discussed about circular flow of income, ठीक है. households to labor to firms, फिर firms wages देते हैं, households के through money जाते हैं. और you will get the link of each and everything in description. Make sure to revise this thing after watching the lecture. एक बार lecture देख लो so that you can understand each and everything, so that तुम लोगों को concept समझ आ जाए. मे बी तुम लोगों को अगर खुद से आंसर्स बनाने हो तो तुम लोग खुद से भी आंसर्स बना पाओ you know like your papers में. And after watching the lecture feel free to explore these PDFs as well for proper technical language of framing the answers. ठीक है. तो यहाँ पे तुम इनको ऐसे भी लिख सकते हो कि फैक्टर सर्विसेज तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, हाउस होल्ड्स एंड ऑल दैट, जो तुम स्पेंड करते हो. यू कैन यूज टेक्निकल लैंग्वेजेस एज वेल. नेक्स्ट इज योर थ्री सेक्टर इनकम. थ्री सेक्टर में तुम लोग यहाँ पे देखोगे यू विल गेट दिस थिंग. एक तो तुम्हारा कंजम्पशन चल रहा है एंड ऑल दैट, यहाँ पे एक फाइनेंशियल मार्केट और आ जाती है. ओके. फोर्थ सेक्टर में तुम लोग देखोगे यहाँ पे फॉरेन सेक्टर आ जाते हैं. ओके. सो दिस इज योर थ्री सेक्टर, हाउस होल्ड, बिजनेस एंड गवर्नमेंट. जैसे ही तुम्हारा फोर्थ सेक्टर होगा यहाँ पे तुम लोगों की या फोर सेक्टर फ्लो ऑफ सर्कुलर इनकम होगा तो यहाँ पे तुम्हारा फॉरेन सेक्टर भी आ जाएगा. ओके. So yeah, this was the entire thing. Now let's come to our PYQs. फटाफट से PYQs को डिस्कस करते हैं. Okay. So define national income. Explain the steps involved in estimation of national income by income method. हम लोगों ने अभी income method डिस्कस किया कि कैसे income method को यूज करते हैं. First of all, let's come to part A. Okay, we were on part B. So define managerial economics. Managerial economics हम लोगों ने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स को यूज करना, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को यूज करना, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें तुम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. जीडीपी. जीडीपी is the money value of all final goods and services produced by a country within a year and all that. So यहाँ पे तुम वो mention कर सकते हो. Along with that तुम formula भी mention कर सकते हो. Okay. You can even mention some facts and figures if you want. You can go ahead. You can search for the actual GDP of India and you can mention that as well if you want. Define national income. National income is the aggregate factor income earned by factors of production through participation in production. Basically national income overall country की क्या income हो रही है, क्या income generate हो रही है within a time period, उसको तुम यहाँ पे national income कह सकते हो. Okay. Explain the law of demand. Law of demand state that other things remaining constant, quantity demanded of a commodity. ठीक है. Commodity is the demand of a person for a specific good or services as well, or for a community as well of people. उसको भी तुम commodity बोल सकते हो. So varies inversely with its price. Law of demand बस ये कहते हैं कि अगर price बढ़ेगा तो demand घटेगी, अगर price घटेगा तो demand बढ़ेगी. Okay. So define production possibility curve. Production possibility curve is a graphical representation showing different combination of two things over here. Two goods that an economy can produce within a given resource and technology. जो हम लोगों ने देखा था कि if you are having a website developer, web developer वाला बंदा, then तुम उससे कौन से टाइप की वेबसाइट डेवलप करना चाहोगे, वो सारी चीजें तुम इसमें मेंशन कर सकते हो. Distinguish between stock and flow. Stock is an economic variable measured at a particular point of time, and flow is something which is mentioned, which is measured with a time period. Okay. So अगर एक कांस्टेंट टाइम पे तुम मेजर करो किसी चीज को, दैट इज योर स्टॉक. अगर तुम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेंशन कर रहे हो या मेजर कर रहे हो, दैट इज योर फ्लो एज वेल. स्टैटिक वर्सेस डायनामिक इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है. ओके. डिफाइन नेशनल इनकम. अगेन यू आर हैविंग द सेम थिंग. एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. सो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम्स तुम लोगों को करना है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्स करना है, देन समीशन ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स तुम लोगों को इसमें करना है. डिस्टिंग्विश बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स. ऑल दिस वी डिस्कस्ड एज वेल कि डिडक्टिव मेथड्स, इंडक्टिव मेथड्स क्या होते हैं. डिडक्टिव basically you are going from the theory towards the conclusion, and inductive you are moving from particular to general. Okay. Basically, yeah. So you can mention all the points that we discussed in this case. Discuss the concepts of national income: GDP, GNP, NDP,
NNP, ठीक है, तुम लोगों को ये चीजें याद रखनी है, एंड इसके फुल फॉर्म्स यू नीड टू रिमेंबर, एंड जस्ट इसके फॉर्मुलाज, यू कैन मेंशन all those things over here and you're good to go for your answer as well. Economics is an art. Okay, this is one of the important questions as well जो तुम लोगों के लिए potentially आ भी सकता है. Economics is an art. That means economics art क्यों है? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं and all that. इसलिए we can mention economics as an art as well, and we can mention basic economic activities in this because it is asking about basic economic activities as well. जैसे तुम्हारा सबसे पहले प्रोडक्शन हो गया, then is your consumption, then is your investment. ठीक है, पहले प्रोडक्शन होगा, फिर कंजम्पशन होगा बाय यूजर्स, देन कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. ओके, सो एक्सप्लेन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, अगेन यू आर हैविंग द सेम थिंग. ठीक है, अब इसमें तुम लोग ये डायग्राम बना सकते हो. यहाँ पे प्रोडक्ट बी इज एप्पल, प्रोडक्ट ए इज वाइन, एंड उसके बेसिस पे तुम्हारी क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब हो रहा है, पॉइंट्स तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. ये एफिशिएंट पॉइंट्स है, ये इनएफिशिएंट पॉइंट है, दैट मींस ये कर्व के अंदर आ रहा है. ठीक है, तो ये इनएफिशिएंट है, मतलब इसको तुम मेजर तो कर सकते हो, तुम इस टाइम पे वाइन एंड एप्पल्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, बट दिस इज इनएफिशिएंट, तुम्हारे लिए इतना हेल्प नहीं करेगा ये, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज आउट ऑफ द कर्व. ओके, सो समथिंग लाइक दिस. एंड एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें तुम टू फैक्टर सर्कुलर मॉडल बता सकते हो, 3 फैक्टर सर्कुलर मॉडल बता सकते हो, एंड 4 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल भी बता सकते हो इफ इट इज कमिंग इन पार्ट सी. अगर पार्ट बी में आ रहे हैं, मेक श्योर टू मेंशन 2 फैक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल एज वेल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एज वेल. डिटेल में एक्सप्लेन कर दो हर चीज को, हर प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन कर दो. नाउ इफ यू गेट टाइम यू कैन मेंशन 3 सेक्टर मॉडल, अदरवाइज दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल, दिस इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी. ओके, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, अगेन यू आर गेटिंग दिस इन योर part C as well. Explain the meaning, nature and scope of economics. So इसमें you can mention each and everything in points. Make sure जब part C में mention करो तो तुम यहाँ पे bullet points को mention कर सकते हो. ठीक है, nature of economics, micro and macro, conceptual in nature होते हैं, problem solving in nature होते हैं, resource allocation and planning में help करते हैं. Scope क्या होते हैं? Demand analysis and forecasting में help करते हैं, pricing decision, profit management, capital management, काफी सारी चीजों में यहाँ पे help करते हैं. Again, you are getting circular flow of economic activity. So in this, you can basically in detail explain all these diagrams over here. This is your 2 sector and 4 sector, 3 sector. हम लोगों ने part B में देखा था, तो make sure to take a screenshot of that as well. And yeah, in 4 sector you will just get involvement of foreign sector, and 3 sector में तुम्हें government की involvement मिल जाएगी. 2 sector में you will have 2 things. This is very simple. 2 sector में 2 चीजें होगी, 2 boxes. 3 sector में 3 boxes and 4 sector में 4 boxes. अब तुम लोगों को ये याद रखना है बस कि कौन से boxes कहाँ पे fill होंगे. Static versus dynamic economics. So static, dynamic economics. Static is at a point, dynamic is with time. More realistic होती है ये, and ये तुम लोगों की investigation under constant condition के लिए यूज होती है and all that. So all that you can mention in this specific point. Okay. Next is your explain the concepts and measurement of national income. Basically, national income के क्या-क्या measurements होते हैं. Part B में just अभी हम लोगों ने देखा GDP, GNP, NDP, NNP and all that. Okay. So basically, if you just want to get a mnemonic of this, ठीक है, एक DP and NP दो चीजें आएगी तुम्हारी यहाँ पे. अब G और N यहाँ पे वारी करेगा, something like that. Okay, if you want to remember it. So GDP, GNP, NDP, NNP, something like that. Okay, formulas you can remember of this. Then you can mention national income, personal income as well. Okay, output value added method, you can mention the measurement of national income methods as well. Output method होता है तुम लोगों का, income method होता है, expenditure method होता है and all that. वो सारी चीजें तुम यहाँ पे mention कर सकते हो. Okay, so we covered each and everything of our unit 1. You are good to go after this video for your exams as well. So make sure to share it with your friends. Make sure to provide us your suggestions as well and drop it in the comments. Okay, that is it for unit 1. Let's start with unit 2. Subscribe to Y Coats, the best study buddy. Keep studying, keep exploring.